नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नई ऊंचाई पर पहुंचे भारत और रूस के रिश्ते। इराक में 40 सालों बाद हुआ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। और अजब अनोखी रोबोट की दुनिया। भारत और रूस के संबंधों में नई ताजगी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा से दोनों देश नजदीक आए हैं। वैसे तो भारत और रूस पुराने दोस्त रहे हैं, लेकिन हालिया वर्षों में दोनों देशों की दोस्ती में दरार देखने को मिल रही थी। लेकिन मोदी की यात्रा से दोनों देशों में न सिर्फ कई नए समझौते हुए हैं, बल्कि संबंधों में नई जान भी आई है। भारत और रूस के ठंडे पड़े रिश्तों में नई जान सी आती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में बेहतरी आई है। वैसे तो रूस भारत का पुराना दोस्त है और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तो भारत का खास मित्र माना जाता है। लेकिन फिर भी भारत रूस के संबंध लगातार उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। एक वक्त था जब हथियार और तकनीक के मामले में रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद साथी था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद ग्लोबल राजनीति में तेजी से बदलाव आया। रूस की ताकत कम हुई तो भारत ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए रूस के प्रतिद्वंदी अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ाने शुरू कर दिए। यही बात रूस को नागवार गुजरी, लेकिन अब दोनों देशों के रिश्तों में फिर से गर्मजोशी दिखाई दे रही है। रूस मेक इन इंडिया के तहत भारत में कई जहाज बनाएगा। हवाई जहाज की मैं बात कर रहा हूँ, लड़ाकू हवाई जहाज, उसकी जॉइंट एक डील हुई है। इसके अलावा भारत काफ़ी चीज़ें वहाँ से लेगा। तो सबसे बड़ी जो बात है कि मेक इन इंडिया का ठोस एक ढांचा, रूस के साथ जो ये प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए, वो उस पे एक ठोस ढांचा तैयार किया गया है। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। हालिया वक्त में ऐसा देखने में आया है कि पुतिन की अगुवाई वाली हुकूमत भारत की बजाय पाकिस्तान से पींगे बढ़ाने में मशगूल है। वैसे तो पाकिस्तान और रूस के रिश्तों की नई शुरुआत 2002 में हुई थी, जब 30 सालों के अंतराल के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने मॉस्को की यात्रा की थी। लेकिन हालिया बरसों में दोनों मुल्कों की नजदीकियां तेजी से बढ़ी हैं। रूस पाकिस्तान को खतरनाक हथियारों से लैस कर रहा है। इसके अलावा रूस कराची में मौजूद स्टील प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर भी राजी हो गया है। रूस में अफगानिस्तान के रास्ते भारी तादाद में ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। रूस चाहता है कि पाकिस्तान अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस पर रोक लगाए। रूस के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों की वजह से भी भारत और रूस के रिश्तों पर काफी असर पड़ा है। रूस और पाकिस्तान में बहुत बड़ी दोस्ती अभी फिलहाल तो कोई उतनी हमें उस पर कोई खास तवज्जो देनी नहीं चाहिए। ज़रूर रूस कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचेगा, उस पर हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम अमेरिका से भी इतना लेते हैं तो अमेरिका भी तो पाकिस्तान को बहुत कुछ देता है। उसके माने ये नहीं हो कि हम अमेरिका हमारा दुश्मन हो गया, वो तो नहीं है। तो उसी तरह रूस अगर पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर दे रहा है, उसके माने ये नहीं है कि रूस हमारा दुश्मन हो गया। रूस हमें बहुत कुछ चीज़ें और दे रहा है। भारत और रूस के दरमियान आपसी व्यापार काफी कम, लगभग 8 बिलियन US$ का है। भारत को तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में रूस के सहयोग की जरूरत हमेशा से ही रही है और आज भी रक्षा जरूरतों के लिए भारत बहुत हद तक रूस पर निर्भर है। भारत के रक्षा उपकरणों में 60% अभी भी रूस निर्मित हैं। भारत के पास मौजूद टैंक, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और आधुनिक जितने भी विध्वंसक हथियार हैं, लगभग वो सब भारत ने रूस से लिए हैं। शीत युद्ध के दौर में भी रूस ने भारत की काफी सहायता की है। बदलते वक्त में दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है और अच्छी बात ये है कि इस सच्चाई से दोनों ही देश बखूबी वाकिफ हो चुके हैं।
यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इराक के लोगों ने पिछले 4 दशकों में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। सद्दाम हुसैन की तानाशाही देखी तो पड़ोसी ईरान के साथ लंबी चली लड़ाई के भी गवाह रहे। अमेरिका का हमला देखा तो आईएसआईएस की दरिंदगी भी देखी। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा देखने को मिला जो पिछले 40 सालों में नहीं हुआ था। ये मौका था एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का। इस प्रोग्राम को रोकने के लिए आईएसआईएस और कट्टरपंथी संगठन दोनों ही लामबंद हो गए, लेकिन तमाम धमकियां भी आयोजकों और प्रतिभागियों के बढ़ते कदम को नहीं रोक पाई। हाल ही में इराक में 40 साल बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ। वैसे तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इराक में ऐसा आयोजन होना मायने रखता है। पहली बात कि इराक एक परंपरावादी देश है और दूसरी बात ये कि यहाँ आधे से ज्यादा इलाके पर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने कब्जा कर रखा है। आईएसआईएस ने इस आयोजन को रोकने की धमकी भी दी थी, जिससे डरकर 15 लड़कियों ने प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन फिर भी न सिर्फ ये कॉन्टेस्ट हुआ बल्कि बेहद सफल भी रहा। बहुत से संगठनों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की है। जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हम उनसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमें भी इराक की सभ्यता और संस्कृति का पूरा ख्याल है और प्रतियोगिता के दौरान हमने इसका पूरा ख्याल रखा है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने पर खतरनाक नतीजे भुगतने की धमकी के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने स्विम सूट सेशन कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा कॉन्टेस्ट के फाइनल राउंड के लाइव टेलीकास्ट का इरादा भी बदल दिया गया। पहले ये कॉन्टेस्ट अक्टूबर में होना था, लेकिन धमकियों के चलते टाल दिया गया था। कॉन्टेस्ट में करीब 150 इराकी लड़कियों ने बाकायदा जीन्स टी शर्ट में हिस्सा लिया। अब इस कॉन्टेस्ट में शिरकत करने वाली लड़कियों में से 10 कंटेस्टेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, जो थाईलैंड और इजिप्ट में होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शिरकत करेंगी। मैं बहुत खुश हूँ और उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है। मेरे कंधों पर अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मैं अपनी जीत अपने इस मुल्क को समर्पित करती हूँ। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही तमाम लड़कियों का कहना है कि वो दुनिया को ये संदेश देना चाहती हैं कि इराक में हालात इतने भी खराब नहीं हैं जितना कि दुनिया के बाकी देश समझते हैं। यहाँ भी सेक्युलर और अमन पसंद लोग रहते हैं। बहरहाल युद्ध से तबाह हो चुके इराक में हुआ ये कॉन्टेस्ट बदलाव की एक नई शुरुआत और राहत के झोंके की तरह है। उम्मीद है कि इराक में यही फिजा बरकरार रहेगी। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। एक सॉफ्टवेयर की खामी की वजह से अमेरिका में 3200 कैदियों को समय से पहले ही रिहा कर दिया गया। सॉफ्टवेयर ने कैदियों के अच्छे व्यवहार के आधार पर सजा में कटौती की गलत गणना की। अमेरिका में एक अदालती फैसले के बाद 2002 में कैदियों को अच्छे व्यवहार के आधार पर नंबर देकर सजा में कटौती की शुरुआत की गई थी। हालांकि अब कैदियों को बाकी सजा पूरी करने के लिए जेल लौटना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2012 में तो एक कैदी के परिवार ने खुद स्वीकार किया था कि वो जल्दी छूट गया है। बहरहाल अब पुलिस जल्दी छूट गए कैदियों को वापस लाने के लिए उन्हें ढूंढती फिर रही है। जापान के मशहूर ब्रांड कैलकुलेटर और घड़ियों के निर्माण में काफी सक्रिय हैं, लेकिन अब कंपनी ने लैंप फ्री प्रोजेक्टर बनाने पर ध्यान दिया है। इसका बूट अप टाइम केवल 5 सेकंड का है और ये तुरंत ही सर्वाधिक प्रकाश बिखेरने लगता है, जबकि दूसरे मरकरी लैंप को बूट अप में 12 सेकंड और मैक्सिमम ब्राइटनेस तक पहुंचने में 70 सेकंड लगते हैं। इसकी क्षमता केवल 116 वॉट है, जो काफी किफायती भी है। ये लैंप फ्री प्रोजेक्ट ऐसा पहला प्रोजेक्टर है जो स्पेस में भेजा जा रहा है। एक अन्य जापानी कंपनी ने ऐसी मशीन तैयार की है जो पुराने और लिखे हुए पेपर को मिटाकर नए पेपर तैयार करती है।
ऐसा करने में उसे सिर्फ 3 मिनट का समय लगता है, यानी ये मशीन सिर्फ 8 घंटे के अंदर 6,720 शीट तैयार कर सकती है। कंपनी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अब उसकी योजना अपने प्रोडक्ट जापान के बाहर दूसरे देशों में भी उतारने की है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के लिए डेमोक्रेटिक दावेदारों की दौड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन को एक ओपिनियन पोल में उनके प्रतिद्वंद्वी बर्नी सैंडर्स पर बढ़त हासिल करते हुए दिखाया गया है। हिलेरी बहस के दौरान धुआंधार भाषण देकर अमेरिका में ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए हाल में आयोजित डेमोक्रेटिक पार्टी की बहस के बाद हिलेरी 50% मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही। वहीं सैंडर्स महज 34% लोगों को ही अपने पक्ष में कर पाए। खास तौर से विदेश नीति के मामलों में हिलेरी को कहीं ज्यादा बढ़त हासिल है। विदेश नीति के मामले में हिलेरी 72% पर है और सैंडर्स महज 15% पर। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत के प्रमुख जिले संगिन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने कहा है कि उसका झंडा पूरे संगिन पर फहरा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि लड़ाई अभी जारी है और मदद के लिए सैनिक भेजे जा रहे हैं। गौरतलब है कि भौगोलिक लिहाज से संगिन का बड़ा महत्व है, जहां अफीम की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। वैसे हेलमंद शुरू से ही तालिबान का महत्वपूर्ण ठिकाना रहा है। पाकिस्तान से नजदीकी सामरिक रूप से इसे और महत्वपूर्ण बना देती है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। रोबोट की दुनिया अजब अनोखी है। आजकल कई तरह के रोबोट देखने को मिलते हैं। बिल्कुल इंसान जैसे लगने वाले रोबोट से लेकर घरों तक सामान पहुंचाने वाले रोबोट भी बड़ी तादाद में देखने को मिल रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही रोबोट से। ऐसा लगता है कि क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज को उपहार पहुंचाने के लिए खुद नहीं भटकना पड़ेगा, बल्कि वो रोबोट को इस काम के लिए लगा सकते हैं। वैसे घरों तक सामान पहुंचाने के लिए कुछ प्राइवेट कंपनियों ने ड्रोन का प्रयोग पहले से ही शुरू किया है, लेकिन अब इस तकनीक में सुधार करते हुए सामान डिलीवर करने के लिए रोबोट को डिलीवरी बॉय के तौर पर विकसित किया जा रहा है। You place your order online as you do right now, but instead of getting the delivery by somebody coming up to your door and knocking on your door, you would get it by a robot. लंदन में इस तकनीक का सफल प्रयोग हो चुका है। छोटा रोबोट 2 पैकेट ले जाने में सक्षम है और आसपास के एरिया में इसे सामान पहुंचाने में 5 मिनट से लेकर आधे घंटे का वक्त लगता है। रोबोट सामान लेकर कितनी देर में पहुंचेगा और इस वक्त में वो कहां है, इसे आप अपने स्मार्टफोन से भी ट्रैक कर सकते हैं। I think it's a thing of the future. In decades to come, you're going to see these sort of things buzzing around the streets or up in the air. It's the start of the way ahead, I think. वैसे तो रोबोट के क्षेत्र में पश्चिमी देश या फिर चीन और जापान ही अग्रणी रहे हैं, लेकिन हालिया वर्षों में ईरान ने भी रोबोटिक्स में तेज तरक्की की है। हाल ही में ईरान के वैज्ञानिकों ने ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें इंसानों जैसी खूबियां हैं। ये आदमियों की तरह चल सकता है, हाथ मिला सकता है और बातें भी कर सकता है। In this robot, we try to imitate the human body, and considering all joints and degrees of freedom and center of rotation of each joint to perform the maneuver like human, and considering the consequences of degrees of freedom and designing motors, sensors and all the actuators, placing and designing the parts that could form a joint like a human body. रोबोटिक्स के क्षेत्र में दिग्गज कंपनी गूगल भी तेजी से कदम बढ़ा रही है और नई तरह की उम्दा रोबोट तैयार कर रही है। वैसे अब तो खबर ये भी है कि चीन ने इन सबको पीछे छोड़ते हुए ऐसा रोबोट तैयार किया है जो न्यूज़ चैनल पर समाचार पढ़ सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में पत्रकारों की जगह भी रोबोट नजर आएं?
अब पेश है हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप का नाम काफी मशहूर है। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज की फिल्मों में उनके रोल की चर्चा आज भी होती है। इन फिल्मों ने उन्हें जबरदस्त ख्याति दिलाई और लोकप्रियता के मकाम पर पहुंचाया। लेकिन ऐसा लगता है कि जॉनी का जादू अब खत्म हो रहा है। उनकी लोकप्रियता कम हो रही है और फिल्मों का बिजनेस भी काफी कम है। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्हें मोस्ट ओवरपेड एक्टर करार दिया गया है, यानी उन पर ज्यादा पैसे लगाने के बावजूद उनकी फिल्मों का रिटर्न काफी कम है। आंकड़ों के मुताबिक जॉनी पर $1 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद उनकी फिल्म से लगभग $1.2 मिलियन का रिटर्न मिलता है, जो काफी कम है। माइकल जैक्सन को दुनिया छोड़े 6 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके प्रशंसकों की आज भी कोई कमी नहीं। माइकल जैक्सन के गाने और उनके संगीत एल्बम आज भी किसी अन्य कलाकार से ज्यादा बिक रहे हैं। माइकल जैक्सन का 1982 में एक एल्बम आया था, थ्रिलर। केवल अमेरिका में ही इसकी अब तक 30 करोड़ कॉपियां बिक चुकी हैं, जबकि पूरी दुनिया में इसकी अब तक 100 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं। थ्रिलर को 8 ग्रैमी अवार्ड मिले, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि आज भी माइकल का ये एल्बम संगीत की दुनिया में धूम मचा रहा है। हॉलीवुड अभिनेत्री सूजन सैरंडॉन फिल्मों में अपने रोल के लिए जितना सराही जाती हैं, सामाजिक कामों के लिए भी उन्हें उतनी ही ख्याति मिल रही है। हाल ही में सूजन ने ग्रीस के पास स्थित एक द्वीप का दौरा किया, जहां बड़ी तादाद में शरणार्थी रह रहे हैं और यूरोपीय देशों में शरण की गुहार लगा रहे हैं। सूजन ने अपील की है कि तमाम लोग जो युद्ध और आतंकवाद से प्रभावित होकर अपने देश से पलायन कर रहे हैं और यूरोप में दाखिल होना चाहते हैं, कृपया उन्हें पनाह दी जाए। अब देखना होगा कि सूजन की इस अपील पर यूरोपीय देश क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सीरिया में चल रही सिविल वॉर से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ के निवासियों की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। सीरिया में लोगों के हालात को बयां करती एक डॉक्यूमेंट्री का हाल ही में प्रदर्शन किया गया। दुबई में हुए इस प्रीमियर में डॉक्यूमेंट्री को काफी सराहना मिली। इसका नाम है अ सीरियन लव स्टोरी। इसे एक अंग्रेज फिल्मकार शेन मैकएलिस्टर ने बनाया है। डॉक्यूमेंट्री में 2011 से लेकर अब तक के हालात को बयां किया गया है। साथ ही फिल्म में एक लव स्टोरी को भी खूबसूरती से पिरोया गया है। हॉलीवुड अभिनेता निकोलस केज एक बिन बुलाई मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। हुआ ये कि 2007 में उन्होंने बेहद प्राचीन डायनासोर की हड्डियों का ढांचा एक म्यूजियम से नीलामी के दौरान खरीदा था, लेकिन हाल ही में अमरीकी अधिकारियों ने सूचना दी है कि वो खास उपहार मंगोलिया से चोरी करके अमरीका लाया गया था और अब इसे वापस मंगोलिया भिजवाना है। निकोलस ने लाखों साल पुराने डायनासोर के इस ढांचे को पाने के लिए तकरीबन $2,76,000 खर्च किए थे, लेकिन अब उनके पैसे तो पानी में डूबते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही चोरी का माल खरीदने के जुर्म में जेल जाने का खतरा अलग से मंडरा रहा है। हैरी पॉटर की फिल्मों का जादू दुनिया के तमाम देशों के लोगों के सर चढ़कर बोलता है। चाहे वो पॉटर के जादुई कारनामों पर लिखी किताबें हों या फिर फिल्में, सभी ने सफलता का इतिहास रच दिया है। अब जबकि हैरी पॉटर सीरीज की फिल्में पूरी हो चुकी हैं, तब भी इस कलाकार और उसकी रहस्यमय दुनिया को भुनाने की तैयारी चल रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक नया थीम पार्क डिजाइन किया जा रहा है, जो पूरी तरह पॉटर की रहस्यमय जादुई दुनिया पर आधारित है। इस पार्क का नाम होगा द विजार्डिंग वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर। इसे अगले साल अप्रैल से आम जनता के लिए खोला जाएगा। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।